हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आईएएस। आज के प्रीमिक्स सेशन में हम इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए क्यूरेट किए गए हैं। सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अपना स्कोर बताइएगा, आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चन सही रहे, एंड ये सब ऑनेस्टली करना है। नाउ इसके अलावा हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारा क्रैश कोर्स का लास्ट लाइव बैच स्टार्ट हो गया है। एडमिशंस ओपन है, आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो 1800-890-3043 इस नंबर पे टीम से कांटेक्ट कीजिए, या आप हमें मेल कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इट इज पर्टेनिंग टू कनिंगम सर्कुलर। कहा है, बताइए दिए गए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा या कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं। ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब इसे डिस्कस करते हैं। नाउ हमें यह बात पता होनी चाहिए कि कनिंगम सर्कुलर ऑफ 1930 इज एसोसिएटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और द सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट टू कीप द यूथ अवे फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। दिस इज फॉल्स। ना तो ये स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा है और ना ही ये बंगाल से। दरअसल ये जुड़ा है असम से। वहीं पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कहता है कि इट एनकरेज्ड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट ब्रिटिश लॉयल्टी अमंग द स्टूडेंट्स, दिस इज ट्रू। नाउ थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। तो आंसर तो आपका यहां पर हो गया ओनली वन, दैट इज ए। लेकिन थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि गांधी जी का दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और यहां पर नमक बनाकर सॉल्ट मोनोपोली एक्ट ऑफ 1882 को वायलेट करते हैं, और इसी के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। नाउ इसके बाद आपको देश भर में एक्टिविटीज देखने के लिए मिलेंगी एसोसिएटेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि मालाबार कोस्ट पे के केलप्पन जो है, ही वाज लीडिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। अगर हम यहाँ पे बात करें कोरोमंडल कोस्ट की, तो यहाँ पे राजाजी वेदरण्यम सत्याग्रह या सॉल्ट सत्याग्रह को लीड कर रहे थे। ओडिशा में गोपाबंधु चौधरी। आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया और ये जो पोर्शन है, यहाँ पे हमें फॉरेस्ट सत्याग्रह देखने के लिए मिलेगा, जहां पे ट्राइब्स जो अनजस्ट एंड इलेजिटिमेट लॉज हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट, उनको वायलेट कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट में आप देखेंगे खुदाई खिदमतगार्स ऑफ फ्रंटियर गांधी और खान अब्दुल गफर खान, दे वर एक्टिव। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर असम में स्टूडेंट कम्युनिटी है, काफी एक्टिव थी। और नागालैंड में आप देखेंगे कि रानी गेदिनलियू जो हैं, शी वॉज द वन हु वॉज लीडिंग दी नागा प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी ब्रिटिश। नाउ असम में स्टूडेंट्स का ये जो जोर शोर से पार्टिसिपेशन है, इससे सरकार बहुत परेशान थी। और इस समय असम में जे.आर. कनिंगम, ये थे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के हेड। इनके द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया। इस सर्कुलर में कहा गया कि स्टूडेंट्स एंड उनके गार्डियंस को एक डिक्लेरेशन पे साइन करना होगा और इन्हें यहां पर इंश्योर करना होगा कि ये किसी भी तरीके की एंटी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी भी तरीके के गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर ये इसको वायलेट करते हैं, दे विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, यानी कि उनके फ्यूचर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कनिंगम सर्कुलर के अगेंस्ट हमें असम में मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, और आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया और यहाँ पर जो नेशनलिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कामरूप अकेडमी, इनकी फाउंडेशन को रखा गया। तो ये था कनिंगम सर्कुलर। एंड कनिंगम सर्कुलर एक मेजर टर्निंग पॉइंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, बिकॉज इसके बाद स्टूडेंट्स इमर्ज एज अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो डिस्कशन के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज पर्टेनिंग टू द तिभागा मूवमेंट ऑफ 1946-1947। अगेन हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछा है कि बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहले में लिखा है द तिभागा मूवमेंट वाज अ पेसेंट अपराइजिंग इन बंगाल प्राइमरीली लेड बाय द शेयर क्रॉपर्स। सेकेंड में लिखा है द मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्लाउड कमीशन। नाउ बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि बंगाल में सालों से जो जोतेदार हैं, हु वर बेसिकली अ कैटेगरी ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स,
दे हैड बीन एक्सप्लॉइटिंग दी शेयर क्रॉपर्स और दी टेनेंट फार्मर्स। ये शेयर क्रॉपर्स या टेनेंट फार्मर्स, जिनको बागचीज है ना, बारगादार्स या फिर अडियार्स के नाम से जाना जाता था, जो बंगाल में आज भी कॉमन सरनेम है, ये जोतेदार से लैंड को रेंट पे लेते थे एंड बदले में जो भी टोटल हार्वेस्ट है, आउटपुट है, जोतेदार उसका हाफ जो है टोटल आउटपुट का, उससे एज रेंट कलेक्ट करते थे। एंड ऑब्वियसली ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है ना। शेयर क्रॉपर पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? जोतेदार। नाउ हुआ कुछ ऐसा कि 1938 में सरकार के द्वारा एक कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया एंड दिस वाज द फ्लाउड कमीशन। फ्लाउड कमीशन वाज बेसिकली एस्टेब्लिश टू लुक इनटू द ग्रीवांसेस ऑफ द टेनेंट फार्मर्स। इसकी रिपोर्ट आई 1940 में एंड फ्लाउड कमीशन ने यहां पर कहा कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इट इज क्वाइट एक्सप्लॉइटेटिव। एक्चुअली आउट ऑफ द टोटल आउटपुट द शेयर क्रॉपर्स शुड गेट 2/3 part and the jotedar should get only 1/3 of the total output as the rent. लेकिन इस पे कोई भी एक्शन एज सच नहीं लिया गया। The Second World War had started. Now meanwhile हम देखते हैं 1943 बंगाल फेमिन। अब इसके बाद यहाँ पे जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा बदतर थी। They were not in a position to pay half of the produce as rent to the जोतेदार्स। और यहाँ पे आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड उसकी जो पेसेंट विंग है, किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, एंड इसकी भी जो प्रोविंशियल विंग है द बंगाल किसान सभा, इट गॉट एक्टिव, इट मोबिलाइज द रूरल पेसेंट्स। और आप यहाँ पे देखेंगे कि किसानों को, लोकल्स को इकट्ठा किया गया और यहाँ पर इनकी डिमांड थी तीभागा। यहाँ पर इनकी डिमांड थी तीभागा, यानी कि इनका कहना था कि केवल 1/3 जो है इट शुड बी गिवन टू दी जोतेदार एंड 2/3 जो है वो जाना चाहिए शेयर क्रॉपर को। Right, so they had been influenced by the recommendations of the Flood Commission. 1946-47 के दौरान, यानी कि आजादी के समय, ये अपराइजिंग हमें देखने के लिए मिली। इस पे कोई भी सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लिया गया, इनफैक्ट दिस वाज ब्रूटली सप्रेस्ड। लेकिन हाँ, 1950 में बंगाल बारगादारी एक्ट आया। इट वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लैंड रिफॉर्म। एंड उसके बाद हम देखते हैं 1978 में ऑपरेशन बारगा by the Communist Party government in West Bengal, which was a significant land reform initiative. So ये सब तिभागा मूवमेंट की ही देन है ना। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct and C is the correct answer for this particular question. Let's move on to the third question. This is pertaining to the Simon Commission report or the Indian Statutory Commission report. Okay. Consider the following statements regarding the recommendations of the Simon Commission report. It rejected the proposal of a separate electorate for the depressed classes. It recommended responsible government for the provinces. It proposed parliamentary responsibility at the center. It recommended communal electorates to be continued. कहा है, बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी इज और आर करेक्ट। देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या साइमन कमीशन है, which was headed by John Simon, it was announced in November 1927 and it reached India in Feb 1928. Now majority of the political parties boycotted this particular commission क्योंकि यहाँ पे जितने भी members थे 7, they were all white. So this was basically denial of right to self determination to the Indians. तो इंडियंस ने डिसाइड किया था कि वे इसको बॉयकॉट करेंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे कि यूनियनिस्ट पार्टी है, या मुस्लिम लीग में एक माइनॉरिटी फैक्शन है, या साउथ इंडिया में जस्टिस पार्टी या साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है, which decided to not boycott the particular commission. Otherwise majority of the political parties decided to boycott this commission. साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है एंड इस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस दिए गए। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कम्युनल इलेक्टोरेट्स या सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू किया जाए, ये बिल्कुल सजेस्ट किया गया था, दिस इज ट्रू। पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर, दिस इज फॉल्स। इट वाज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर। yes, it recommended responsible government at the center, responsible government at the province level. यहाँ पर कहा गया कि प्रोविंसेस में डायरकी का जो एक्सपेरिमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के वाया इंट्रोड्यूस किया गया था, इट इज अ फेलियर एंड वी शुड गो फॉर प्रोविंशियल ऑटोनमी। तो ये इसके रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही है। इट रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो यहां पर आप देख सकते हैं
स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 4 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स, यानी कि इन टोटल 3 स्टेटमेंट सही है। सो हमारा आंसर हुआ सी। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये सब। नाउ क्वेश्चन 4 को देखिए। इट इज पर्टेनिंग टू द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1938। 2 स्टेटमेंट्स दिए और कहा है कि बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। पहले में लिखा है इंडियन स्टेट्स पीपल्स रेजोल्यूशन वाज पास्ड हियर। सेकंड में लिखा है नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। नाउ हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी 1938 वाज द फर्स्ट सेशन टू बी प्रिसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं वे हरिपुरा सेशन में यूनानिमसली प्रेसिडेंट चुने गए थे। इसके बाद त्रिपुरी क्राइसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा 1939 के, बट खैर हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी took place in Gujarat in 1938 and it was presided by Subhash Chandra Bose, wherein he was unanimously elected as the president of the Indian National Congress. Now हरिपुरा सेशन सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहां पर नेशनल प्लानिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बट नॉट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, रेदर जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है, यानी बी और सी तो हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। लेट्स चेक द फर्स्ट स्टेटमेंट। इंडियन स्टेट्स पीपल्स रेजोल्यूशन वाज पास्ड हियर। नाउ दिस इज ट्रू। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जहां पे ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, कंप्राइजिंग ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस, द कमिश्नरेट प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, उसके बाद से आप देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्टिवली गॉट इन्वॉल्व्ड इन द अफेयर्स ऑफ द princely states. So yes, Indian states people's resolution was passed here and first is very much correct. So A is the correct answer for this particular question. Let's see the last question for today. यहां पर हमें कुछ committees and commissions दिए हैं। कहा गया है कि बताइए इनमें से कौन कौन से commissions and committees ब्रिटिश रूल के दौरान मिलिट्री रिफॉर्म से एसोसिएटेड हैं। पील कमीशन, सेंडहर्स्ट कमिटी, वुडहेड कमीशन, जॉर्ज कैम्पबेल कमीशन। ना मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कैम्पबेल कमीशन वाज अ फेमिन कमीशन, है ना। सो जब हम प्रोमिनेंट फेमिन कमीशंस की बात करते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो हम यहां पर बात करते हैं जॉन लॉरेंस के समय 1865-66 के फेमिन के बाद, यानी कि दी ओडिशा फेमिन के बाद कैम्पबेल कमीशन was constituted and इस कमीशन ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया था फॉर दी ओडिशा फेमिन ऑफ 1865-66। दरअसल आप देखेंगे कि ओडिशा फेमिन ऑफ 1865-66 अफेक्टेड ओडिशा, बंगाल, बिहार एंड मद्रास, लेकिन दी वर्स्ट अफेक्टेड प्रोविंस वाज ओडिशा और इसीलिए इसको हम ओडिशा फेमिन कहते हैं। नाउ कैम्पबेल कमीशन जॉन लॉरेंस के समय। इसके अलावा भी हम कई सारे फेमिन कमीशंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेशी कमीशन, राइट, जो कि लिटन के समय हमें देखने के लिए मिलता है, स्ट्रेशी कमीशन। और यहां पर हम देखते हैं कि स्ट्रेशी कमीशन जो है इसकी रिकमेंडेशंस पे ही आगे चलकर के फेमिन कोड जो है उसको डिजाइन किया गया 1883 में। सो 1878 फेमिन के बाद में स्ट्रेशी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन 1880 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड लिटन, है ना। एंड इसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे 1883 में फेमिन कोड आया। नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें, एक लियोल कमीशन है, राइट, विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1897 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड एल्गिन सेकेंड। या फिर इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपका एक और कमीशन है वुडहेड कमीशन, जो कि बंगाल फेमिन ऑफ 1943 के बाद में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एंड आप सोचिए, बंगाल फेमिन ऑफ 1943 वाज अ मैन मेड फेमिन, इसके बावजूद वुडहेड कमीशन ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कंडीशंस। तो ये सारी बातें जो है ये आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वुडहेड कमीशन एंड जॉर्ज कैम्पबेल कमीशन, दीज वर फेमिन कमीशंस, यानी कि ये मिलिट्री रिफॉर्म से नहीं जुड़े हैं। और वहीं पे आप देखेंगे कि पील कमीशन वाज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ द 1857 रिवोल्ट एंड इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि आर्मी में रिफॉर्म्स किस तरीके से लाए जाए ताकि इंडिया से जो लोग आर्मी का हिस्सा हैं वे कभी भी इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के लिए एक थ्रेट न बन पाए, जैसा कि 1857 के रिवोल्ट में हुआ था। वहीं पे अगर हम सेंडहर्स्ट कमेटी की बात करें तो ये भी मिलिट्री रिफॉर्म से जुड़ी हुई है
और आप यहां पर देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कमिटी के द्वारा 1926 में यह रिकमेंड किया गया था दैट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर पोजीशन में 8 मैक्स 50% इंडियंस होने चाहिए बाय 1952. So it was visualizing a 50% Indianized officer cadre in the British Indian Army by 1952. तो ये सारी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए एंड इसके बेसिस पे हम इजीली कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन. आपने बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी मैंने आपको प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में बता दिया है. इसी के साथ में हमारे करंट अफेयर्स का एपिक कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो चुका है. आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमारी टीम से. कॉन्टैक्ट कीजिएगा 1800890343 पर, या आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट.